आखिर देश को यूसीसी की जरूरत क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि लोग इतना डिमांड कर रहे हैं यूसीसी का? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लिए हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। डिबेट्स हमेशा होती रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका। यूसीसी के प्रोपोनेंट्स का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रमोट करेगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इससे रिलीजियन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी। यहाँ तक कि ट्राइबल पीपल को भी कंसर्न है कि यदि यूसीसी लागू हुआ तो उनकी संस्कृति खतरे में आ जाएगी। जैसे नागालैंड में कस्टमरी लॉज प्राइमरी हैं और फेडरल लॉज सेकेंडरी, तो फिर यूसीसी आने के बाद क्या होगा? फेडरल लॉज को प्राइमरी रखा जाएगा और कस्टमरी लॉज को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। आखिर यूसीसी को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इतने मुद्दे उठ रहे हैं? यहाँ तक कि बीजेपी जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके तो मैनिफेस्टो में ही था कि यूसीसी को इंडिया में लागू करना है। यूसीसी का उद्देश्य है करंट सिस्टम जहाँ अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन को लेकर, वहाँ पर कुछ सिंगल सेट ऑफ लॉज बनना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में क्रिमिनल लॉज हैं और सिविल लॉज हैं। क्रिमिनल लॉज जो कि सबके लिए समान है, लेकिन सिविल लॉज में बहुत सारे वेरिएंस हैं। यूसीसी का मुद्दा आया कहाँ से? इस बारे में हम चर्चा इस लेक्चर में करने वाले हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। यूसीसी के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन किया गया है। डीपीएसपी होने के कारण यूसीसी को लागू किया जाना एनफोर्सिएबल नहीं है, बल्कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की हिस्ट्री पर बात करें तो यूसीसी पहले आर्टिकल 35 यानी कि फंडामेंटल राइट में रखा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पर्सनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स को फॉलो करने में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, और उस टाइम ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद 5:4 से यह तय किया कि यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखा जाएगा, ना कि आर्टिकल 35 में। यानी कि आर्टिकल 44 में रखकर इसको डीपीएसपी बना दिया गया और आर्टिकल 35 यानी कि फंडामेंटल राइट से इसको तभी हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले किस प्रकार के कोड्स थे, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए 3 एंगल को समझना पड़ेगा। एंशिएंट टाइम यानी कि राजा महाराजाओं का समय। उस वक्त न्याय व्यवस्था चलती थी स्मृति से और लागू करते थे राजा। जो स्मृति लॉज डिसाइड करती थी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं: मनुष्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम आया और आए मुस्लिम रूल्स। मुस्लिम्स इंडिया में स्थापित हुए और ये मुस्लिम अपने साथ लेकर आए शरीयत लॉ। औरंगजेब तक जो कानून चला उसका मुख्य सोर्स था फतवा ए आलमगीरी। ये रूल्स चलाने के लिए काजी और मुफ्ती हुआ करते थे। काजी नॉर्मली जो रूल्स स्थापित हैं उस पर फैसला देते थे और लॉज इंटरप्रिटेशन या कानून बनाने में मुफ्ती की सहायता लेते थे। कोई भी नया कानून बनना है तो मुफ्ती फतवा जारी किया करते थे। क्रिमिनल लॉज शरीयत के हिसाब से चला और सिविल लॉज को अकॉर्डिंगली डिसीजन चेंज कर दिए जाते थे। फिर आते हैं ब्रिटिशर्स और वह लाते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ। फिर कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए। पर फिर सवाल उठता है कि रिलीजियस मैटर को सॉल्व कैसे किया जाए। 1862 तक अलग अलग जगह कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके थे। फिर कुछ एक्ट्स आए जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1956, हिंदू विमेन राइट प्रॉपर्टी एक्ट 1937, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929। ऐसे ही मुस्लिम्स को लेकर भी कानून आए जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस श्रृंखला में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हिंदू कोड बिल लाया गया जो अभी वर्तमान में लागू है, जिसमें इंडियन पार्लियामेंट ने 1955-1956 में 4 एक्ट पास किए थे, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956,
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। पर्सनल लॉ की बात करें तो बुद्धिस्ट, जैन, सिख भी हिंदू माने जाते हैं और हिंदू लॉ के तहत गवर्न किए जाते हैं, लेकिन इनके सक्सेशन और प्रॉपर्टी के रूल्स वेरी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का उद्देश्य किसी के अधिकारों को छीनना नहीं है, बल्कि डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को हटाया जाना है जो भी किसी समुदाय में प्रचलित है और देश की एकता, अखंडता, इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के साथ समझौता करता है। यूसीसी को लागू किया जाना जरूरी है, ये बात निकल कर आई कुछ एक्सेप्शन से, जैसे आईपीसी का सेक्शन 494। यह सेक्शन कहता है कि आईपीसी पूरे देश के लिए कानून की बात करता है। वहीं यह सेक्शन दावा करता है कि एक लिविंग स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी करना क्रिमिनल ऑफेंस है, पर यदि वह व्यक्ति मुस्लिम है तो वह 4 शादियां कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम लॉ है और देश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चलता है। ऐसे कोड ही अलग अलग आर्टिकल को अलग अलग तरह से इन्फ्रिंज करें, ऐसे कानूनों का होना अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। इसी प्रकार हिंदू कोड बिल, उसमें इट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वैलिड ग्राउंड नहीं है। हिंदू विमेन के लिए प्रावधान है प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर, वहीं मुस्लिम विमेन आधी से भी कम प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। साथ ही एक मुस्लिम महिला लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इंडियन लॉ में मैरिज एज कॉन्स्टिट्यूशनली 18 एंड 21 डिसाइडेड है और इसके पहले शादी करना बाल विवाह कहलाता है, लेकिन यह एक रिलीजन में अलाउड है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भेदभाव ना किया जाए, इसी कानून के तहत सदियों से चली आ रही प्रथाएं जैसे अनटचेबिलिटी को तक तोड़ा गया, हटाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, वहीं एक देश में रहने वाली 2 अलग धर्मों की महिलाओं के साथ अलग अलग विभिन्न तरीके से भेदभाव क्यों किया जाता है। और बात इक्वालिटी तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये लोग एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले समय में भेदभाव की एक ऐसी सीमा का निर्धारण कर सकता है, उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एक ऐसा गैप जिसको कभी फिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक समान कानून की बात की जाती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए एक समान कानून लाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो, पर डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जितने भी लागू हैं और जितने भी चल रहे हैं उनको हटाया जाना बहुत जरूरी है। पर्सनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाना चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को पर्सनल लॉ के तहत। यदि कॉन्स्टिट्यूशन को पर्सनल लॉ के तहत हर बार चेंज किया जाता रहा तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकता है? देखिए, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि ऐसा पिछले कई केसेस में हुआ भी है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, पर्सनल लॉज अंडर आर्टिकल 13 में नहीं आते, यानी कि वह लॉ में नहीं आते, वह कस्टमरी लॉज हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कि पार्ट 3 में जो गारंटीड राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज करे, और यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो वह वॉइड होगा। कस्टमरी लॉज में पहले भी चेंजेस आए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, क्योंकि वो एक बहुत नीडेड स्टेप था। सबरीमाला टेम्पल, उसका वर्डिक्ट आना। इसके उदाहरण हमें कुछ केसेस से भी मिलते हैं, जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा केस 1952। इस केस में नरासू अप्पा दूसरी शादी करते हैं क्योंकि उन्हें पहली पत्नी से संतान नहीं हुई, और उनका कहना था कि ऐसा लॉ है कि यदि संतान नहीं हुई तो वे दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसे ही मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985। शाहबानो बेगम केस में शाहबानो वर्सेस अहमद खान केस था, यानी कि यह उनके पति के विरुद्ध केस था।
उनके पति जिन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था, कुछ समय बाद मेंटेनेंस देने से भी मना कर देते हैं। इसके खिलाफ शाह बानो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी प्रोसीडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट गुजारा भत्ता देने के लिए अलाउ करता है, लेकिन अहमद खान का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत डिवोर्स के 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता दिया जाता है, इसके बाद देने का कोई कानून नहीं है। इसके बाद इस केस की 4 साल तक सुनवाई चली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अहमद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जाने के लिए लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और उस वक्त राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस फैसले को बदल दिया और एक कानून लेकर आए जिसका नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसमें इद्दत में गुजारा भत्ता ही मिल सकता है, इसके बाद उसका कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही दूसरा केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे ट्रिपल तलाक केस भी कहा जाता है। इस केस में शायरा बानो का 2016 में रिजवान अहमद के साथ डाइवोर्स हो जाता है और शायरा बानो रिट पिटीशन फाइल करती हैं फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। उनका कहना था कि उनका आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया जो कि तलाक विद्दत, पॉलीगैमी, निकाह हलाला के खिलाफ था। और 22 अगस्त 2017 में 5 जज की बेंच ने 3:2 मेजॉरिटी से इस फैसले को सुनाया, जिसमें 3 तलाक को, निकाह हलाला को और पॉलीगैमी को हटाया गया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास यूसीसी पर लॉ बनाने की पीआईएल गई तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस पर गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है और कानून बना सकती है। रिसेंटली 21st लॉ कमीशन जब बैठा था तो उनका कहना था कि यूसीसी ना तो जरूरी है और ना ही डिजायरेबल। एक रिलीजन प्रैक्टिस को लागू करने के लिए दूसरे को नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कहना था 21st लॉ कमीशन का। वहीं अभी जो 22nd लॉ कमीशन बैठी है, उन्होंने ओपिनियंस मांगे हैं अलग अलग लोगों के, यहाँ तक कि कॉमन पीपल्स के भी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत आवश्यकता है। ओवरऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, पर इक्वालिटी आनी ही चाहिए। ऐसे सभी लॉज जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, जो इनइक्वालिटी स्थापित करते हैं, प्रेजुडाइसेस को बढ़ावा देते हैं, उन्हें हटाया ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यूनिफॉर्म सिविल कोड का अंक। इसमें यूसीसी के साथ ही उससे रिलेटेड केसेस का भी बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन हमने आपको किया है। उम्मीद है आज के अंक में आप काफ़ी कुछ समझ आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे वीडियोस बनाने में वक्त भी बहुत लगता है और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए।